हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक का छठा चैप्टर समाप्त किया था। आज सातवां चैप्टर जो है एनसीईआरटी बुक का 11th क्लास की फीस का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस सातवें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में और रोटेशनल मोशन के बारे में। तो पहले हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो भी समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद रोटेशनल मोशन समझेंगे, सेंटर ऑफ मास क्या है यह जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर का नाम यही है हमारा, इसी को हम लोग लिखते हैं। चैप्टर का नाम ऊपर हम लिख रहे हैं पहले लाल स्याही से, The system of particles and rotational motion। ये हमारा हेडिंग है। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया था। मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग मानते थे, एकदम छोटा ऑब्जेक्ट है और मास उसका वही है। लेकिन अब हम लोग एक बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। जो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है वैसा है, मान लीजिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो यह जो है इसका मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, होल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसा मास है ये, अगर इसका शेप अगर अनचेंजेबल है, साथ ही साथ ये परफेक्टली डिफरेंट शेप है और अनचेंजेबल शेप है, तो हम लोग कहें कि यह रिजिड बॉडी है। ये रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का डिफिनेशन क्या होगा? परफेक्टली unchangeable shape and size। रिजिड बॉडी का मतलब कि इसको शेप नहीं बदलेगा, हम दबाएंगे, जैसे ईंट है, ईंट को अगर हम दबाएंगे बहुत ज्यादा इधर उधर तो उसका शेप नहीं बदलेगा। लेकिन अगर बैलून है या गूंथा हुआ आटा है, उसको अगर हम दबाएंगे तो उसका शेप बदलेगा। तो बैलून को जिसमें हवा भरा हुआ है या गूंथा हुआ आटा को हम परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे, लेकिन एक ईंट के, एक लकड़ी के टुकड़े को, एक स्टोन को, पत्थर को हम लोग परफेक्टली रिजिड बॉडी कहेंगे। तो अब आइए इस पर दो पॉइंट हम लोग कंसीडर करें। एक पॉइंट यहां पर मास m1 है और दूसरा मास हमारा m2 है। अगर ये m1 और m2 की दूरी, अगर इसका पोजीशन वेक्टर r है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है और ये हमेशा फिक्स है, डिफिनिट है, तो हम लोग कहें कि यह एक रिजिड बॉडी है। फिक्स डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। m1 m2 के बीच फिक्स डिस्टेंस है, देन वी कॉल इट एज ए रिजिड बॉडी। तो कोई भी बॉडी जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिला के बना, हम लोग कल्पना कर सकते हैं। हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल छोटे छोटे m1 m2 m3 m4 ये सभी छोटे छोटे मास हैं, इनसे बने हुए हैं। अब लोग आगे करेंगे, आइए थोड़ा सा मोशन के बारे में हम लोग चर्चा कर लें और उसके बाद हम लोग आएंगे फिर इस पर लौट करके। एक्चुअली जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है सिस्टमेटिक लगता ही नहीं है। अब देखिए हम लोग रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग मोशन पर जाएंगे, उसके बाद फिर बॉडी पर लौटेंगे हम लोग और फिर बात करेंगे इसका सेंटर ऑफ मास वगैरह के बारे में। तो आइए देखते हैं मोशन क्या है। तो मोशन में यह बॉडी जो है, मोशन हम लोग अभी तो जो पढ़े हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई बॉडी है, जैसे कोई कार है तो सीधे चल रही है तो चल रही है, लड़का दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है। लेकिन एक और दूसरा मोशन भी होता है, जैसे फैन है,
तो फैन घूम रहा है तो किसी फिक्स पॉइंट कि चारों ओर से घूम रहा है, वो रन कर रहा है। अगर ये फैन है तो ये फैन है, मान लीजिए कि ये फैन है, तो ये फैन ऐसे घूम रहा है, अब इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये ब्लेड लगा हुआ है फैन का, ऐसे ब्लेड लगा हुआ है जो घूम रहा है फैन। तो ये जब फैन घूम रहा है, परफेक्टली बोला नहीं, यहां से इसके जो लगा हुआ है पाइवोटेड जो है यहां से, उसके अलाउंड घूम रहा है, रन कर रहा है, चाहे क्लॉकवाइज करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज करे, तो एक दूसरे ढंग का मोशन हुआ। इसको हम लोग कहेंगे रोटेशनल मोशन। और एक सीधे जैसे अगर कोई चल रहा है, या एक हम ऐसे ही एक पत्थर को फेंक रहे हैं, तो उसका जो मोशन होगा या कार का मोशन होगा, उसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिशनल मोशन। तो ये जो हमारा एक रोटेशनल मोशन हुआ, और एक और क्या हो गया, ट्रांजिशनल मोशन। ट्रांजिशनल मोशन का मूविंग कार एग्जाम्पल हो गया, और हो गया स्टोन थ्रोन, फेंका गया पत्थर, ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो गया। मूविंग फैन, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, स्पिनिंग टॉप, लट्टू जो है वो नाचता है, तो इसे एग्जाम्पल हो सकता है रोटेशनल मोशन का। एक ऐसा भी कुछ हो सकता है कि दोनों मोशन रोटेशनल भी हो और ट्रांसलेशनल मोशन भी हो। ऐसा देखते हैं, हम थोड़ा सा और उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा एक इंक्लाइन सरफेस है, इस पर एक स्लैब रखा हुआ है, ऐसे ही स्लैब है, ये स्लैब क्या होगा, इस ओर खिसक रहा है, इसका इस ओर लगेगा, डायरेक्शन लगेगा एफएस, फ्रिक्शनल फोर्स, और इस तरफ इसका वेलोसिटी है। अब कोशिश को हम लोग करेंगे कि ये इसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ में होगा, ये होगा, और मास जो होगा mg नीचे की ओर लगेगा, उतना हम लोग को नहीं सोचना है। ये स्लिप कर रहा है, ये स्लिप कर रहा है, तो इस तरह का मोशन को हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। यहां पर देखिए, तो एक लट्टू है, देखिए, हम इसका एक्सिस बना देते हैं, लट्टू है, तो ये जो लट्टू है, इस O पॉइंट के अराउंड घूम रहा है। एक तो ये हो सकता है कि लट्टू ऐसे है तो कहीं से घूम रहा है, एक जगह घूम रहा है। ये भी हो सकता है कि वह कुछ एक्सिस से एंगल बना दे और ऐसे ऐसे घूमता रहे, ऐसे ऐसे, तो ऐसा अगर स्थिति आ जाएगा तो इसका फिगर कुछ इस तरह, ये कुछ ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा जो कि रोटेट करते हुए दिखाई पड़ेगा। ये जो है इस O, यहां पर X, यहां पर Y, और ये जो हमारा Z एक्सिस का बना लेते हैं इसको, इस तरफ में हम कह रहे हैं कि Z एक्सिस है, Z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ X एंड Y, XY प्लेन के परपेंडिकुलर Z एक्सिस है। और यहां पर एक देखिए, ये जो है लाल वाला पेन है, ये लट्टू है, तो ये एसेंशियल रहा था, इस पॉइंट के, इसका जो टिप है ये ब्लैक, इस टिप के पॉइंट के चारों या टिप पर ही घूम रहा है ये लट्टू। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन, रोटेट कर रहा है। ये फैन है, सिर्फ पॉइंट के लोग रोटेट कर रहा है, एक्सिस के लोग नहीं, बल्कि पॉइंट के लोग रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक तीसरा भी ले लें जिसमें दोनों हो,
ये टॉप है हमारा लट्टू। आइए तीसरा है, एक ले लेते हैं। चलिए यहां से एक इंक्लाइन सरफेस ले लिया और इंक्लाइन सरफेस में यहां पर एक बॉल ले ली है। ये बॉल लेंगे, देखिए जब बॉल अगर यहां से लुढ़क रहा है, घूम रहा है, तो इस बॉल यहां पर एक पॉइंट है उसके अलोंग घूम रहा है और साथ साथ में ये डिस्टेंस भी तय कर रहा है। यहां पर एक डिस्टेंस तय नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर यह बॉल जो है लुढ़क रहा है तो यह डिस्टेंस भी तय कर रहा है और साथ साथ में घूम रहा है। घूम रहा है किसके, ओ पॉइंट के अलोंग घूम भी रहा है और यह डिस्टेंस भी तय कर रहा है। घूम रहा है तो कैसे, इस तरह देखिए इसका फोर्स यहां पर लगेगा, यहां पर ये टेंजेंशियल लगेगा, यहां पर आकर के इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये जो है P1 P2 P3 P1 P2 P3 पॉइंट है, ये वेलोसिटी भी दिखा रहा है, ये घूम रहा है और इधर भी चल रहा है। तो ये जो मोशन है, इस तरह के मोशन को हम लोग कहेंगे ट्रांजिशनल मोशन, मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ये दोनों ढंग का जो मोशन है। अब हम आते हैं इसको थोड़ा साफ करते हैं और बात करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे, आखिर वो है क्या चीज। ये तो तीन ढंग का हम लोगों ने पढ़ लिया, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ट्रांजिशनल मोशन। ये तीनों है, मिक्स हमारा है, ट्रांजिशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन यहां पर मिक्स है। अब हम लोग इसको मिलाते हैं और वही बात करते हैं, आते हैं हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो एक नया, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि इसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस है, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M3 M4 या MN, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारा 1 से लेकर के MN तक छोटे छोटे मास हैं और उससे हमारा इंजन बॉडी बना हुआ है। तो इस बॉडी का मास तो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग जो मास ले रहे हैं वह कौन सा मास को ले रहे हैं, तो इसके लिए एक आया है सब सेंटर ऑफ मास, ये कंसेप्ट होता है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है, जहां पर हम लोग उस बॉडी का पूरा मास जिस पॉइंट पर मान लें कि कंसंट्रेट है, वह पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास। फिर सुनिएगा, सेंटर ऑफ मास is the point at which the whole mass of the body may be considered at that point। उस पॉइंट पर ही पूरा का पूरा मास को हम लोग कंसीडर मानते हैं। सेंटर ऑफ मास लिख देते हैं, दिस इज द पॉइंट, the point where whole mass of an object is considered to be situated. This is the point where the whole mass of an object is considered to be situated। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई ऐसा जरूर पॉइंट है जहां पर कि पूरा का पूरा मास को हम कंसीडर मान सकें कि यहीं पर पूरा का पूरा मास सिचुएट है। ये पूरा अगर m मास इसका है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस Mn, अगर मास m है तो ये पूरा मास इस पॉइंट जहां पर कंसीडर होगा उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ मास। देखते हैं तो कैसे निकालते हैं। देखिए तो ये जो है x और ये y एक्सिस है और इस पे जो है कोई मास, यहां ओरिजिन है, यहां x1 दूरी पर मास है m1 और x2 दूरी पर मास है
ये दो मास है, तो इन दोनों के बीच का जो कहीं मास होगा इसके बीच में कहीं होगा, और उसी पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। जैसे ये आपका अगर ऐसे कहीं है, कुछ ऐसा बना हुआ स्ट्रिप है, तो सेंटर ऑफ मास कहेंगे उस पॉइंट को जहां पर रख करके इसको आप सेंटर ऑफ मास पर अगर एक अंगुली पर रखते हैं, एक नोक पर सेंटर ऑफ मास को रखते हैं, तो पूरा का पूरा बॉडी स्थिर रहेगा। यानी ये कलम का सेंटर ऑफ मास, तो जहां यहां पर इसके इनसाइड अंदर में कहीं होगा, उस पॉइंट पर अगर रखें तो पूरा कलम बैलेंस रहेगा, नीचे गिरेगा ही नहीं गिरेगा। मतलब उस कलम का पूरा फोर्स जो लग रहा है उस सेंटर ऑफ मास पर नीचे की ओर लग रहा है। सेंटर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इस सेंटर ऑफ मास पर ही लग रहा है, पूरे पर नहीं। पूरे पर हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा इसके सेंटर ऑफ मास पर लगेगा, तो अगर वहां पर हम ऐसे नीचे की ओर से लगा दें इसको, तो वह स्थिर हो जाएगा। तो हम कहें कि सेंटर ऑफ मास हमारा एक पॉइंट है। तो ये यहां पर कहीं बीच में होगा, बीच में होगा। वैसे ही यहां पर भी सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा। ये सेंटर ऑफ मास मान लीजिए है, इसका है कोऑर्डिनेट x हम मान लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि m1 प्लस m2 इंटू x इज इक्वल टू x1 m1 प्लस x2 m2 और x इज इक्वल टू x1 m1 प्लस x2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 से टोटल मास, so this is total mass x1 m1 plus x2 m2 upon m, this is x कोऑर्डिनेट है। वैसे इसका y कोऑर्डिनेट भी हम लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा है कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट में ऐसे ही लिखाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 m1 प्लस y2 m2 अपॉन m। अगर z होता तो z कोऑर्डिनेट में हम लिखते, लेकिन यहाँ पर हम लोग दो ही लिए हुए हैं, एक्स वाई प्लेन में लिए हुए हैं, तो हम लोग दो ही कोऑर्डिनेट के लिख रहे हैं। अब देखिए, तो अगर m1 और m2 दोनों बराबर हो जाए, m1 और m2 दोनों बराबर हो जाए, तो क्या होगा? इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? देखिए m1 m2 दोनों बराबर है, तो बाहर निकल जाएगा ये, इससे हम लोग चलेंगे लेकर के। तो x1 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m से कह दीजिए कि m है, ऐसा मान लेते हैं। अगर ऐसा मान लिए तो इससे चलिए तो क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और m दोनों में मल्टीप्लाइड है, तो m पार कर देंगे और नीचे होगा m1 की जगह पर m, m2 की जगह पर m, तो होगा 2m। m कैंसिल हो गया तो बचेगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा इन दोनों के बीच में कहीं पड़ रहा है। वैसे ही y का भी निकल सकता है, y कोऑर्डिनेट के निकलेगा तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक्चुअली हम ऐसा क्यों मान लें कि m1 m2 मान लें, हम कंटिन्यूअस ही ले लेंगे कि छोटे छोटे m बहुत सारे पार्टिकल्स जो है उससे मिलकर के हर चीज बड़ी बना हुआ है, तो हम लोग के रेंज निकलेगा। इसको हम लोग एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं। एक जनरल फॉर्म हम लिखें तो हम लोग क्या लिखें? देखिए, तो इसी से हम लोग लिखेंगे जनरल। ऐसा हो कि m1 m2 m3 लेके mn पार्टिकल हो, ये पार्टिकल हो mn हो, तो हम लोग अवश्य ही उनका
जो कोऑर्डिनेट होगा x1 x2 x3 x4 से लेके xn तक होगा। तो हम लोग इधर एक्सिस भी बना सकते हैं चाहे तो। अगर ऐसे हम लोग जो अब dx कोऑर्डिनेट लिखे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3, और ऐसे ही जोड़ते चले जाएं प्लस xn mn, और नीचे क्या करेंगे, सभी को जो दे देंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। तो ये क्या है, ये टोटल जो है पार्टिकल्स ऑफ इनसाइड द रिजिड बॉडी, तो टोटल मास हो गया ये। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाला लिखते हैं समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर के I इज इक्वल टू m तक mi इंटू xi, और नीचे क्या हो जाएगा, ये समूचे का टोटल हो जाएगा m। वैसे ही ये x वाला हो गया, तो y भी आप लिख सकते हैं समेशन I इक्वल टू 1 से n तक mi इंटू yi अपॉन m, और ये z जो हो जाएगा I इक्वल टू 1 n तक, ये हो जाएगा m i z i अपॉन m। तो ये जो हमारा है तीन हमारा रिजल्ट निकल गया है। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को हम बढ़ रहे हैं। अगर ये एक्स वाई जेड में नहीं रहे, आर में रहे, पोजीशन वेक्टर आर में, जैसे एक्स वाई जेड, हम लोग आर मतलब क्या, अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, इफ आर इज द पोजीशन वेक्टर, आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आर सीधे लिख सकते हैं, आर जो होगा ये होगा सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू n तक, ये हो जाएगा mi इंटू ri अपॉन m, वेयर ri क्या है, वेयर ri इज ri, ये जो वेक्टर है यह जो है x i वेक्टर प्लस y j वेक्टर प्लस z के वेक्टर। तो r क्या है, r का x का कंपोनेंट xi है, yi है और z k, मतलब x y और z कंपोनेंट के डायरेक्शन में है। x से मोड है, ये y भी मोड है, z भी मोड है, उस तरफ मैग्नीट्यूड है, उस डायरेक्शन में इनका मैग्नीट्यूड। अगर ये r जो है 0, इफ ri इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास जो डिस्टेंस से 0 है, मतलब वो ओरिजिन पर स्थित है, तो यह r भी क्या हो जाएगा, तो r पोजीशन वेक्टर यदि 0 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, जिस फ्रेम में हम लोग नाप रहे हैं, इज एट ओरिजिन। दिस मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा है, तो ओरिजिन मतलब यहां पर ही है हमारा, यहीं से हम लोग लेके चल रहे हैं, यहां पर कुछ मास आ रहे हैं, बस सेंटर ऑफ मास हमारा है, यही है। अच्छा, यहां पर देखिए, तो अगर 3 इक्वल मासेस हो, 3 इक्वल मासेस है, और हमको अगर निकालना है उनको कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मासेस, तो कैसे निकालेंगे? प्रश्न हमारा है
क्वेश्चन सोल्व के हम लिख देते हैं इसको कैसे निकालें। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सेंटर ऑफ मास of 3 equal particles in mass। मास में 3 पार्टिकल है और तीनों का, जैसे एक पार्टिकल M1 यहां है, एक पार्टिकल M2 यहां है, एक पार्टिकल M3 यहां है, और इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्या करेंगे हम लोग M1 का कोऑर्डिनेट का निकालेंगे सबको, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये जब सब है और सब बराबर है, तीनों जो है इक्वल है, इक्वल इन मास, तो ये M1 M2 M3 M है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे M इंटू x1 प्लस M इंटू x2 प्लस M इंटू x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 माने MM। ये हो जाएगा आपका M x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3M। ये M कैंसिल आउट हो गया तो x आपका निकला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। वैसे ही आप y लिख सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 3, और z आप लिख सकते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। अगर इक्वल मासेस हमारा हो तो, कोई लैमिना है, एक शीट है और उसका सेंटर ऑफ मास जानना चाहते हैं, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का सेंटर ऑफ मास, उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही होता है। जैसे एक ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे, ट्रायंगुलर लैम्डा ले लेंगे और उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बना, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पार्टिकल ऑफ मास m कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ऐसा एक ट्रायंगल हम ले लें, जैसे यही हमारा था, एक हमारा इसी में देखिए, तो ये जो हमारा है एक ट्रायंगल हम ले लें, और अब हम लोग पूछे कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा इस ट्रायंगल का। तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसको पहले देखिए, इसका यहां से यहां खींचेंगे, इसका मिड पॉइंट और वर्टेक्स से खींच देंगे, इसका भी मिड पॉइंट और वर्टेक्स से, इसका मिड पॉइंट लेंगे और सामने के वर्टेक्स से इसको मिलाएंगे, इसका भी मिड पॉइंट लेंगे और सामने के वर्टेक्स से इसको मिला देंगे। अब ये जो पॉइंट मिलेगा यही हमारा सेंट्रॉइड है। तो ये सेंट्रॉइड पॉइंट क्या है बाकी, ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये सेंट्रॉइड है ऑफ एक ट्रायंगल, इसको जी कहते हैं हम लोग, जी से दिखाते हैं, सेंट्रॉइड है। तो ये सेंट्रॉइड है एक्चुअली वही पॉइंट जो होगा, सेंट्रॉइड का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वह कोऑर्डिनेट ही सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा। तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां हम लोग कह सकते हैं इस ट्रायंगल में कि सेंट्रॉइड इज द, यहां पे सेंट्रॉइड is the point of center of mass। सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है वह सेंट्रॉइड है। चलिए हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है, अब थोड़ा हम लोगों ने जो डिस्क्रीट M1 M2 M3 जो लिया था उसको एक हम कंटिन्यूअस बॉडी मान के चलते हैं। अगर एक कंटिन्यूअस बॉडी मान के चलिएगा इसमें, तो M1 M2 M3 अगर बहुत सारे कंटिन्यूअस बॉडी हैं तो हम लोग इसको सीधा कर सकते हैं कि डेल्टा Mi, इसको हम लोग लिखेंगे यहां से, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एकदम छोटा छोटा मास जो है
हम लोग लेके जोड़ रहे हैं सिग्मा डेल्टा एम आई। सिग्मा डेल्टा एम आई मतलब क्या हुआ, ये समूचा हम लोग डेल्टा को जोड़ रहे हैं, छोटे छोटे मास को जोड़ रहे हैं। और छोटा छोटा मास अगर हम लोग जोड़ते हैं तो एक कंटिन्यूअस कहलाता है। कंटिन्यूअस अगर हम जोड़ रहे हैं तो कैलकुलस में डेल्टा के बदले हम लिखते हैं डेल्टा एम। डेल्टा एम के बदले डेल्टा एम, और इस समेशन चिन्ह के बदले हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन चिन्ह को लेते हैं। तो सिग्मा डेल्टा एम आई इज नथिंग बट डेल्टा एम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और यह टोटल है क्या, दिस इज टोटल मास। ये क्या है, टोटल हमारा मास है। टोटल मास को चाहे सिग्मा डेल्टा एम आई लिख दें तो अभी एम हमारा होगा, डेल्टा लिखें तभी हमारा एम होगा। अब अगर इस एम आई में एक्स आई से मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा डेल्टा एम आई एक्स आई, तो इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन में एक्स डी एम। तरीका लिखने का, इतना का बदले हम इंटीग्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन कब होगा, जब ये समूचा को हम लोग मानते हैं कंटिन्यूअस है, एक समान डेल्टा जो है एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसी स्थिति में। और रिजिड बॉडी में जनरली एक समान में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये M1 M2 अलग अलग मासेस नहीं होंगे, बल्कि एक ही डेल्टा छोटा मास होगा और वह हम लिखेंगे डेल्टा एम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वैसे ही हम लोग इसको लिख देंगे डेल्टा एम आई वाई, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम और इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एम आई इंटू जेड आई। इस तरह से हम लोग करते हैं। और अगर इसको हम लोग लिखना रहे इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर तो क्या लिख देंगे। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने लिखा था, या आपको याद होगा कि हम लोगों ने लिखा था x इज इक्वल टू सिग्मा एम आई इंटू एक्स आई अपॉन एम। और सब हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू इतना बार हम लोग लिख सकते हैं कितना, एक्स डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन एम। वैसे ही y अगर लिखना हो तो y लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन एम, या z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम अपॉन एम। और अगर r पोजीशन वेक्टर है तो क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r डी एम अपॉन m, where r is the पोजीशन वेक्टर। ये r जो हमारा है पोजीशन वेक्टर है। अगर सेंटर ऑफ मास ये r अगर ओरिजिन पर हो, मतलब ये अगर r कहीं हो और यहां पर अगर सिचुएटेड हो इस ढंग से हो, तो ये अगर r 0 हो, इफ r be at origin, देन क्या हो जाएगा जी, r इज इक्वल टू 0। तो m तो 0 हो नहीं सकता है, तो ये RDM का हो जाएगा समेशन ऑफ RDM मस्ट बी 0। अगर यह RDM 0 रहा है तो सिमिलरली आप कह सकते हैं कि XDM इज इक्वल टू 0, YDM इंटीग्रेशन ऑफ YDM 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ ZDM इफ दिस होल्ड्स। अगर यह सही है, अगर यह है तो यह हम लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने कहा था एक ट्रायंगल का निकाला था कि सेंट्रॉइड होता है। एक्चुअली कोई भी जो होमोजेनियस हो, एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कोई भी रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसको हम क्लियर करते हैं। ये देखिए,
अगर कोई स्केल है, ये मीटर रॉड है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास ठीक यहाँ बीच में होगा, इधर भी 50 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 50 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल सेंटर है तो सेंटर ऑफ मास भी यही होगा। एक स्पायर ले लें हम लोग, और इसका ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। तो वैसे सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके जो डायगोनल होंगे यहां पर ये सेंटर ऑफ मास होगा, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। वैसे ही अगर कोई सर्किल है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, ये वर्टेक्स है, जैसे ए है, बी है और ये सी है, यहां से यहां तक इसको मिला देते हैं, ये मिड पॉइंट है बीसी का, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको इधर से थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, अरे इसको इधर से ऐसे मिला देंगे और इधर से ऐसे मिलाएंगे, और जहां ये पॉइंट कटेगा ये सब मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है एबी का, ये मिड पॉइंट है बीसी का और ये एसी का मिड पॉइंट है, जो कि वर्टेक्स से मिलाया गया है। तो जहां पर मिलता है, जहां पर कट करके, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, और यही वाकई में सेंटर ऑफ मास है। राइट, ये सेंट्रॉइड इसको जिसे दिखाते हैं इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, यही सेंटर ऑफ मास है। आइए हम लोग एक तो प्रॉब्लम का हमारा है, एक प्रॉब्लम है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास of 3 particles at vertices of an equilateral triangle the masses of particles are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. The side of an equilateral triangle is 0.5 मीटर। देखिए हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है कि सभी साइड जो है बराबर है, ये y है, ये x है और ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पर सिचुएटेड है, ओरिजिन पर हम लोग 100 ग्राम को ले लिया है, यहां पर 100 ग्राम ले लिए हैं, यहां पर वेट, यहां ओरिजिन का पॉइंट कितना होगा, 0 0 होगा, यहां पर ले रहे हैं 150 ग्राम, तो यहां कितना हो जाएगा 200 ग्राम। अब इस पॉइंट का देखिए, अगर ये थोड़ा सा और इधर आएगा, ये
एग्जैक्ट नहीं लग रहा, थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा है। एक्चुअली ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। यहां से यहां तक इसको मान लीजिए कि ए है और इसको मान लीजिए बी पॉइंट, तो ओ ए जो है यह 0.5 है, यह 0.5 मीटर है, और वाई कितना हो जाएगा 0 होगा। इसका आधा और पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पर जी, यहाँ पर होगा 0.25, कैसे 0.5 में हाफ से भाग दीजिए, और ये जो है ये इसको यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो इक्विलैटरल में ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर होगा, तो ये 0.25 है, ये भी 0.25 होगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तब अब क्या हम लिखेंगे इसका पॉइंट, इसका हो जाएगा 0.25 एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस कितना होगा बताइए, वाई एक्सिस मतलब ये यहाँ बी और इसको डी कहें तो डी बी डी। देखिए तो ऐसा अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसमें अगर बी डी निकालना हमको हो, सब अगर ए है, साइड अगर ए है, ये ओ बी और ए है, तो हमको अगर एडी या बीडी यहां पर है, यहां पर सॉरी यहां पर ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी है, तो बी से बीडी निकालना है, तो बीडी बराबर आप जानते हैं होता है √3/2 इंटू ए, ऐसे निकालते हैं। ये हम लोग को पता है ये कितना है 0.5 है, तो 0.5 इंटू से भाग दिया तो कितना हो जाएगा 0.25 इंटू √3, यही हमारा बीडी आया, मतलब ये हमारा वाई आया, तो इसका भी हम लिख दिए, इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट 0.50 और इसका 0.25, एक कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0.25 √3। करेक्ट। अब हम लोग काम खत्म हो गया, अब हम थोड़ा थोड़ा बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन में लिखेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास है, तो हम लिखेंगे m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ये जो है m1 का देखिए यहाँ पर 100 है, तो 100 हमने ले लिए हैं। अगर यहाँ पर m1 अगर इसको हम लोग कहते हैं, ये अगर हमारा m2 हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा m3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 इंटू x1 0, तो ये 100 इंटू 0, तो ये 0 हो गया, प्लस m2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है 0.5 और m2 का 150 इंटू 0.5 प्लस m3 के बाद x3 का इतना है, तो m3 है 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 अपॉन 100 प्लस 150 प्लस 200, यह आपका आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 75 और ये हो जाएगा 50 अपॉन वे ये हो जाएगा 450, ये आ जाएगा 125 बटे 450, इसको कीजिएगा तो 5 अपॉन 18 आ जाएगा, एंड दिस इज 5 अपॉन 18 मीटर में आएगा, ये x जो आएगा 5 अपॉन 18 मीटर में आएगा। सिमिलरली y निकाल दीजिए, y इक्वल टू m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 प्लस m3 इंटू y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 and m1 plus m2 plus m3 is equal to how much 450। अभी हम लोग करके निकाल चुके हैं यहाँ ऊपर में, और ये m1 क्या है, यहाँ पहला तो 0 हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड क्या हो जाएगा 150, और ये क्या है 0, तो 0 से भी 0 हो जाएगा, प्लस थर्ड क्या है देखिए तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 √3, ये जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 50 √3 अपॉन
450, ये आ जाएगा 1 या √3/9। √3/9 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3√3 मीटर। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल गए, और यही हमको निकालना था, क्योंकि ये जो था तीसरा नहीं, जेड के बारे में हम लोग कुछ नहीं कहा गया है, तो हम लोग उसको नहीं करेंगे, यही तीनों हम लोग को निकाल देना था। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर एक्स वाई का हम लोग रखते हैं, यहाँ पर 150 ग्राम रखते हैं, यहाँ पर 100 रखते हैं, यहाँ पर 200 रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। अगर ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये सेंटर ऑफ मास का ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा, बदलेगा। हो सकता है कि एक्स बदले तो वाई, एक्स वही रहे, वाई थोड़ा सा बदल जाए, या वाई वही रहे, एक्स थोड़ा सा बदल जाए। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा एक कांसेप्ट थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट आएगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर को जो आर होगा वह होगा हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि आर जो हमेशा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो ये फिक्स रहेगा, लेकिन ये चेंज कर सकता है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम जो हम कर रहे हैं किताब से कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। फाइंड दी सेंटर ऑफ मास ऑफ एन यूनिफॉर्म एल शेप लैमिना lambda means a thin flat plate which dimensions are as shown. The mass of the lamina is 3 kg. कैसे एक बार पढ़ते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन यूनिफॉर्म एल शेप लैमिना, ए थिन फ्लैट प्लेट विच डायमेंशन आर एज शोन। द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg. एल शेप मतलब क्या? कुछ इस शेप का लैमिना रहेगा, देखिएगा ऐसा है कि इस शेप का बना हुआ आपको लैमिना दिखाई पड़ेगा। ये एल शेप हो गया हमारा, एक्चुअली ये भी सही रंग नहीं है, ये रंग का लैमिना रहेगा। देखिए ये एल शेप का लैमिना हो गया, ये जो है आपका एल शेप का लैमिना है। इसी शेप का लैमिना हम लोग को देखने को मिलेगा, इसी का डायमेंशन दिया हुआ है, और इसका हमको सेंटर ऑफ मास भी निकालना है। कैसा दिया हुआ देखिए, तो पहले इस फिगर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए, बनाते हैं। इस तरफ x है, इस तरफ y है, यहां ओरिजिन है, तो ये दिया हुआ क्या कैसे, ये कैसे बना हुआ है, ये लैम्डा है कैसे बना हुआ से देखिए, तो ये इस रंग का लैमिना बना हुआ है। थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा और इधर जाएगा, ये अब सही लग रहा है, ये वाई डायरेक्शन है। और ये देखिए ही लैमिना है एल शेप का, ये लैमिना है। इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है, यहाँ पर 0 0, ये ओ जो है यहाँ पर मूल है 0 0 रहेगा, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 2,
0, ये 2 0 दिया, ये दिया हुआ 2 1, ये दिया हुआ है 2 1, और ये दिया हुआ है 1 2। पूरे लैम्डा का जिससे ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है लैम्डा का, ये आपको क्वेश्चन है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। यहां पर देखिए तो यहां पर इसका जो वेट है 3 kg है, तो यहां हम लोग इस लैम्डा को ऐसे कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। ये वाकई में 1 है, इधर है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। यहां से यहां ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ये स्क्वायर बन रहा है, एक स्क्वायर यहां भी बनेगा। तो फर्स्ट लैम्डा कह दें, इसको सेकेंड लैम्डा कह दें, और इसको थर्ड लैम्डा कह दें। ये 3 लैम्डा बन रहा है। इसका वजन है कितना? वजन हम लोग को मालूम है इसका 3 kg। तो प्रत्येक लैम्डा कितना होगा बाय सिमेट्री? ये भी 1 kg का होगा, ये भी 1 kg का होगा, और वह भी 1 kg, क्योंकि टोटल है 3 kg। तो बाय सिमेट्री लैम्डा 3 प्लेट है, वैसा है, तो ये सब 1-1 kg का हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं। यहां पर क्या होगा, इसका यहां पर जो C1 होगा पॉइंट, ये क्या होगा? C1 जो होगा सेम पॉइंट क्या होगा? तो देखिए, तो x तो हो जाएगा आधा, x कितना होगा? आधा, और y कितना होगा? यह भी आधा होगा। अगर इसका यहां पर निकाल ले लैम्डा 2 का C2, तो ये क्या होगा? C2 का क्या होना चाहिए? C2 का ये तो हो जाएगा 3/2, और y क्या हो जाएगा? आधा। और C3 अगर यहां पर इसका अगर निकालें, C3 सेंटर ऑफ मास, तो इसका C3 का क्या हो जाएगा पॉइंट? देखिए, ये हो जाएगा 3/x, तो y तो हो जाएगा 3/2, और x कितना होगा? हाफ होगा। यही है, इसका आधा होगा तो हाफ होगा। देखिए सॉल्यूशन में बाय सिमेट्री mass of each first, second, third lamina is 1 kg, ठीक है। एंड C1 क्या कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट है हाफ हाफ। C2 हो गया 3/2 हाफ, और C3 हो गया हाफ 3/x। x सेंटर ऑफ मास x क्या हो जाएगा? तो m1 C1x प्लस m2 C2x प्लस m3 C3x। C1 C3 C2 का x कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखे हैं क्या? इसमें x कोऑर्डिनेट, अब यहां नीचे क्या हो जाएगा जी? m1 प्लस m2 प्लस m3, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 3 kg। तो इसको आप लीजिए mc1, इसको लिख दीजिए mc1 में क्या हो जाएगा? तो 1 इंटू हाफ प्लस mc2, इसका क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3/2 प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा? हाफ अपॉन 3, ऊपर हो जाएगा हाफ प्लस 3/2 प्लस हाफ अपॉन 3। ये हाफ और हाफ मिला के 1 हो गया, और 1 3/2 हो जाएगा कितना? 5/2 इंटू 3, 5/6 मीटर। वैसे ही y कोऑर्डिनेट इसका निकाल लीजिए। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 C1y प्लस m2 C2y प्लस m3 C3y अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा 3, और m1 C1 तो ये पहला जो हो गया कितना हो गया? 1 इंटू हाफ, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा भी हो जाएगा 1 इंटू हाफ, तीसरा क्या हो जाएगा? 1 इंटू y करना है, तो 3/2
2, तो ये आ जाएगा हाफ प्लस हाफ प्लस 3/2 अपॉन 3, ये आ जाएगा 5/2 इंटू 3, ये भी आ जाएगा 5/6, अगर मीटर है तो मीटर में। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग जब मिलेंगे तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे और लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब लीनियर मोमेंटम होगा या एंगुलर मोमेंटम जो भी होगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन की बात भी हम लोग कर रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम होगा और रोटेशनल मोमेंटम चलते हैं एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इन सारे के बात हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।